नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर के सभी एस्पिरेंट्स को मेरे तरफ से बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। मैं आप लोगों के जो मॉक टेस्ट के मार्क्स है, आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है, उसको अच्छे से एनालाइज करता हूँ। मुझे पता है आप लोग इतने हद तक प्रिपेयर हो कि कल आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में आतंक मचाने वाले हो। एकदम कहते हैं ना, जहर वाला पेपर, वैसा पेपर आएगा, एकदम फोड़ के आओगे। तो ये चीज़ तो अब निश्चिंत हो जाओ। मुझे अगर आप लोगों पे इतना भरोसा है तो आपको अपने ऊपर भरोसा होना ही चाहिए। मैं आंख मूंद के भरोसा कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का परफॉर्मेंस जो है ना, अभी मैं थोड़ी देर पहले सोकर उठा, क्योंकि ये वीडियो मैं दिन में ही मुझे बनाकर डाल देना था। लेकिन क्या हुआ कि मैं मॉक टेस्ट बना रहा था आप लोगों का, आज प्रीलिम्स का। अच्छा, एक और बात, जिन बच्चों ने आईबीपीएस एएफओ का आज का महामॉक, प्रीलिम्स का महामॉक अटेम्प्ट नहीं किया है, वो प्लीज़ जाकर अटेम्प्ट कर लीजिए। इस महामॉक की जो लिंक है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप उसमें नहीं है तो कमेंट चेक कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ जाइए, आपको महामॉक का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके प्रीलिम्स लेवल का महामॉक अटेम्प्ट कर लीजिए। एग्ज़ाम लेवल का महामॉक है, देखकर आपका दिल दिमाग दोनों खुश हो जाएगा। तो मैं उठ के देख रहा था, आप लोगों ने ग्रुप में जो अपने रिजल्ट्स भेजे, वो देखकर भी बड़ा प्रसन्नता हो गया। मुझे समझ में आ गया कि आप लोग अब पूरी तरह से तैयार हैं कल के युद्ध को जीतने के लिए। तो इसके लिए तो आप लोग सबसे पहले निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। दूसरी बात, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं नोट करके भी लाया हूं कि कुछ छूटे ना। एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत छोटी मगर मोटी बातें हैं। ये सब चीज़ें ना बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस जो है, जो भी लेवल आना होता है, क्योंकि देखिए, घर पर 60 मार्क्स आना और एग्ज़ाम में 60 मार्क्स लाना, दोनों में अंतर होता है। एक अजीब सा प्रेशर होता है, लगता है कि मतलब घर पे तो लगता है मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एक खराब हुआ तो दूसरा होगा, एक इंस्टीट्यूट का नहीं दे पाए ठीक से तो दूसरे का दे देंगे। लेकिन एग्जाम में ये ऐसा फील नहीं आता है। लेकिन ये चीज़ से थोड़ा सा लड़ना है। इतने मॉक टेस्ट, इतने टेस्ट दे चुके ना आप लोग, बस समझ लो एक और मॉक टेस्ट देने जा रहे हो। इससे ज़्यादा कुछ मत मानो इसको, ठीक है। कोई भी कंपटीशन ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, आप जो भीड़ देखते हो ना, एक्चुअल में उतनी भीड़ होती नहीं है। किसी भी एग्जाम का आप एग्जाम्पल लेकर देख लो, भीड़ बहुत होती है। 1-1 लाख बच्चे फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम में पहुंचते कितने हैं उसी पे आप देख लोगे ना कि अटेंडेंस जो है आपका 50-60% तक आके रुक जाता है। अब वहाँ भी कुछ बच्चे इसलिए पहुँचते हैं कि उन्होंने एग्जाम का फॉर्म भर दिया, घर वाले बोल रहे हैं बेटा एग्जाम है कल जाके देना है, तो वो पहुँच जाते हैं देने के लिए। सीरियस एस्पिरेंट्स की अभी भी बहुत कमी है। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो इस टाइम पर, तो आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, क्योंकि जो नॉन सीरियस उनको पता भी नहीं है ऐसा कोई वीडियो बनाकर डाला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सीरियस बच्चों की जो गिनती है उसको आप समझ लो कि कितनी होती है। भीड़ को देखकर घबराना नहीं है कि एग्जाम सेंटर पे गए, इतने लोगों को देखकर पहले गए, ये सब मत करो यार। आप जितना मेहनत की हो ना, ऊपर वाले जो हैं, भगवान जो है, उसको विटनेस कर रहे हैं आपके मेहनत को। तो मेहनत कभी किसी का जाया नहीं जाता है। ये तो प्रीलिम्स है, आप लोग मेंस तक की तैयारी करके बैठे हो। प्रीलिम्स लेवल पर तो सोचना ही नहीं है बिल्कुल इस टाइम पर, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखना अच्छे से। सबसे पहले एक होता है कि एग्ज़ाम से पहले की तैयारी, और एक होता है एग्ज़ाम के दौरान जो कुछ सावधानियां बरतनी है। उन सभी चीज़ को ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले मैं आशा करता हूं कि अभी इस टाइम तक आप लोग सब अपने सेंटर वाले सिटी में तो पहुंच ही गए होंगे। सेंटर पे भले ना हो, लेकिन सेंटर वाले सिटी में तो जरूर पहुंच गए होंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने में बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। दूसरी बात, आज की रात यानी एग्जाम से एक दिन पहले एकदम प्रॉपर 7 घंटे की मिनिमम 7 घंटे की, 9 घंटे की ले सकते हो और भी अच्छी बात है, 7-8 घंटे की नींद जरूर ले लेना। एग्जाम ऐसा नहीं है कि सुबह 9 बजे है, आराम से आफ्टरनून वाली शिफ्ट है, खूब टाइम है आपके पास, आराम से सो के जाइए और जाके एग्जाम दीजिए। अच्छा, इस बार देख रहा हूँ कि मैक्सिमम बच्चों का आफ्टरनून में ही मैंने देखा है कि एग्जाम है। एक बार कंफर्म कर देना यार कमेंट में आप लोग, अगर आफ्टरनून में एग्जाम है, इसका मतलब है कि इस बार कंपटीशन बहुत कम है। एक ही शिफ्ट में अगर सभी बच्चों का एग्जाम करा लिया जा रहा है, इसका मतलब इस बार बच्चे कम है जिन्होंने फॉर्म भरा है, ये चीज हो जाती है। तो एक बार आप लोग कमेंट में थोड़ा बता देना कि क्या सबका शिफ्ट आफ्टरनून ही है। जहां तक मुझे पता है, जितने बच्चों से बातचीत हुई है, सबका आफ्टरनून ही मैं देख रहा हूं शिफ्ट। अच्छा, दूसरी बात, आज की रात अच्छा खाना खाइए, खूब बढ़िया खाना खाइए, जो आपको पसंद आता है खूब पेट भर के खाइए। कल का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आफ्टरनून शिफ्ट यानी कि 2 बजे के आसपास कहीं ना कहीं आपका एग्जाम हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर। अब 2 बजे के आसपास जो वो टाइम होता है ना, हमारे सोने का टाइम होता है। उस टाइम हम खा पी के और
नींद की मुद्रा में चले जाते हैं। तो ये एक आदत बन जाती है। मैं हमेशा महामोक शाम के समय करवाता था, पर आज मैंने दिन में करवाया। इसलिए करवाया कि आपके ब्रेन को थोड़ा सा एक्टिवेट करवाना था उस टाइम पे, कि हाँ इस टाइम भी प्रेशर झेलने की थोड़ी सी आदत डालो, ठीक है। तो आप लोग कल जब एग्जाम देने जाओगे तो उससे पहले, क्योंकि वो हमारा लंच का टाइम होता है, तो उस टाइम आप लोग भरपेट खाना मत खा लेना। ये सब बोला ना, साइकोलॉजिकल चीजें हैं, बहुत इंपैक्ट डालता है। क्योंकि अगर आपका पेट भरा हुआ होगा तो एग्जाम में नींद आ जाएगी। पर हाँ, ऐसे भी मेरे कुछ दोस्त होते थे जो एग्जाम से पहले बिना खाए चले जाते थे कि नहीं, अगर खाएंगे नहीं तो आराम से परफॉर्म कर पाएंगे। पर ऐसा होता नहीं था, वो अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाते थे। तो खाना है बट एकदम लाइट फूड लेना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एकदम लाइट फूड लीजिए, ये भी नहीं कि खाली पेट चलेगा, और ये भी नहीं कि एकदम इतना खा लिए कि एग्जाम में जाके अब हमें नींद आने लगी। क्योंकि ये 40-45 मिनट्स वाला पेपर नहीं है, 2 घंटे का पेपर है। 2 घंटे तक अपने आप को जगा कर भी रखना है और क्वेश्चन से लड़ना भी है। तो इतना खाइए कि आपको एनर्जी मिलता रहे। आपके अंदर फ्यूल की कमी होगी तो गाड़ी चलेगी नहीं, सीधी सी बात है। और लेकिन इतना भी नहीं हो जाना है कि हाँ बस हम उसी में डूब गए और नींद आने लग गया, इतना नहीं करते। इस चीज का पूरा ख्याल रखिएगा। कोशिश करिएगा एग्जाम से जब एंटर कर रहे हैं ना, उससे पहले एक चॉकलेट खा लीजिएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। जब हम चॉकलेट खाते हैं ना तो हमारे बॉडी में कुछ अच्छे अच्छे हार्मोन रिलीज होने लग जाते हैं। हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन सेक्रेट होने लग जाता है, डोपामाइन सेक्रेट होने लग जाता है। ये सब ना प्रेशर और स्ट्रेस को रिलीज करने वाले हार्मोन हैं। ये हमें अपने आप खुशी देते हैं। आपको एग्जाम अगर थोड़ा सा लगेगा ना कि जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा भी नहीं है, फिर भी अंदर से लगेगा कोई ना यार कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो अंदर से फील आती है ना, ये सब हार्मोन का ही काम होता है। तो बस एक छोटा सा कोई अच्छा सा चॉकलेट ले लीजिएगा, खा लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। छोटी छोटी बातें हैं बस। अब समझिए, स्लीपिंग टाइम का हो गया और टेस्ट वाली बात भी हो गई। हाँ, टाइम से पहले सेंटर पे पहुंच जाइएगा, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। जिस टाइम बुलाया गया उससे आधे घंटे पहले ही सेंटर पे आप पहुंच जाइएगा, ठीक है। इसके बाद अब आइए एग्जाम के दौरान कौन कौन सी सावधानी बरतनी है उसको समझिएगा। अच्छे से सुनिएगा मेरी बात को। एग्जाम के दौरान जो आपको सावधानी बरतनी है वो ये कि सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। मेंटली प्रिपेयर किन चीजों के लिए करना है? मेंटली प्रिपेयर इन चीजों के लिए करना है कि अब तक आपने जो मॉक टेस्ट दिया है आपको पता चल चुका है कि आपका परफॉर्मेंस लेवल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मॉक टेस्ट में 50 से 55 मार्क्स के आसपास बन रहे हैं या 45 से 50 मार्क्स आपका एवरेज चल रहा है अलग अलग मॉक टेस्ट में, ठीक है। अब मान लीजिए खुदा ना खास्ते आप एग्जाम देने गए और आपको लगता है कि मैं 50 मार्क्स तो लेकर आता हूं, पर उस एग्जाम में आपने सिर्फ 40 के आसपास का आपने कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो अपने आप को पहले से तैयार रखिए कि अगर आपको लगता है कि एग्जाम में मैं जो बंदा 50 लाता था वो यहां पर कॉन्फिडेंटली सिर्फ 40 कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब एग्जाम टफ है, ठीक है। इस चीज को समझिएगा। आपको अपना लेवल तो पता है, अगर अपना लेवल पता है तो उससे आप जज कर सकते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या है। इस टाइम जो एग्जाम चल रहा है वो टफ है। यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं, यहां पर गलती करने की वजह से कई बच्चे बाहर हो जाते हैं। खास करके इंग्लिश सेक्शन उनको धोखा दे देता है। होता क्या है, उन्हें जब लगता है कि मैं कम कर पा रहा हूं जबकि मॉक में मेरे ज्यादा होते थे। रैंडम आप बहुत सारे मॉक दे देते हैं, बहुत सारे मॉक होते हैं जो इजी पेपर सेट कर देते हैं और वहां आपके 60 आ जाते हैं। आप सोचने लग जाते हैं कि मेरा लेवल एक्चुअल में ये है। वहां पर जब अंडर परफॉर्मेंस आपको दिखता है तब हमारे दिमाग हम पे जोर डालता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। जो नहीं भी आता है ना, तो बच्चे ज्यादातर रिस्क लेना किसमें पसंद करते हैं? इंग्लिश में पसंद करते हैं। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग जब तक आपको समझ में आएगा आप नहीं बना पाओगे, पर इंग्लिश में जोर जबरदस्ती करके आप कोई ना कोई आंसर लगा पाते हो, ठीक है। अब यहां पर बच्चे अपने आप को छोटा समझने लग जाते हैं, सोचते हैं कि दूसरे तो कर रहे होंगे, क्योंकि दूसरे बच्चों का मैं ग्रुप में पढ़ता था, कोई 60 ला रहा है, कोई 55 ला रहा है, कोई 50 ला रहा है और मेरा यहां कम हो जा रहा है। अब वो क्या करते हैं, इंग्लिश में एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं, भले ही आता हो चाहे नहीं आता हो। अब उससे क्या होता है, जो उन्होंने मेहनत से भी अच्छे अच्छे मार्क्स लाए होते हैं वो भी निगेटिव हो जाता है। तो अपने आप को कभी भी इस तरीके से मत समझना कि अगर मैं ज्यादा मॉक में लाता था तो यहां कम क्यों हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो बच्चों पेपर का लेवल हाई है, और हाई है तो सबके लिए हाई है, सिर्फ आपके लिए नहीं है। जो वहां 50-55 लाते थे वो भी अभी 45 में ही अटके होंगे। ध्यान रखना इस बात को। पेपर का अभी आज मॉक हुआ है ना, प्रीलिम्स वाले महामॉक, तो बच्चे क्या लिख रहे हैं ग्रुप में कि रीजनिंग का लेवल हाई था। ऐसा होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 2 सेक्शन ठीक ठाक लेवल रहेगा,
एक सेक्शन कोई भी वो लोग थोड़ा सा टफ कर देते हैं, ठीक है। ये हर एग्जाम का ऐसे ही होता है। एएफओ में भी आप देखोगे ना, हर साल में 2 सेक्शन अच्छा लेवल होता है, कोई एक सेक्शन वो लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं। तो पैनिक नहीं होना है, ये मैं पहले से बता रहा हूं आपको, इसके लिए तैयार रहना। हाँ, कोई लेवल बढ़ गया तो बढ़ गया, ये नहीं सोचना है कि मेरा तो रीजनिंग अच्छा था, रीजनिंग में क्यों नहीं परफॉर्म कर पाया। इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि रीजनिंग का लेवल बढ़ गया है यहाँ पे बहुत ज्यादा। अब वो बढ़ा है तो सबके लिए बढ़ा है, सब बच्चे उस टाइम पे उसी चीज से लड़ रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर लगे कि हाँ मुझे तो 25 अटेम्प्ट करना था, मैं यहाँ पे सिर्फ 16 कर पा रहा हूं, तो चलो 6-7 और एक्स्ट्रा लगा देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखिए, एक्यूरेसी का पूरा ख्याल रखिए, खास करके क्वांट में और रीजनिंग में अपने एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखिए कि इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने 15 क्वेश्चन किए हैं तो 15 के 15 सही तो जरूर हैं, या मैंने 20 क्वेश्चन किए तो 20 के 20 सही होंगे ही होंगे। भले इंग्लिश में थोड़ा बहुत चलो 80% का एक्यूरेसी रख लो, 75 का रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग की एक्यूरेसी में बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत होने देना, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात, कोई सेक्शन टफ लगे तो ठीक है, इतना आदत में डलवा चुका हूं अब आप लोगों को टेस्ट करवा करवा के कि आपको समझ में आना चाहिए एक सेक्शन टफ हो सकता है, पर फिर भी आपका ओवरऑल मार्क्स अच्छा आ रहा है। रीजनिंग आज टफ था, फिर भी बच्चे इतने अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि आप पढ़े हो, आपने मेहनत किया है, आप वेल प्रिपेयर्ड हो। कोई सेक्शन टफ होगा तो दूसरे से निकाल लोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो घबराना नहीं है सबसे पहले तो। दूसरी बात, किसी भी टॉपिक को लेकर ईगो में मत फंस जाना है, ईगो में नहीं फंसना है। ईगो कहने का क्या मतलब है, मैंने साल भर खूब सिटिंग अरेंजमेंट बनाया, खूब पजल बनाया, आज मेरे से एग्जाम में क्यों नहीं बन रहा है। मैं तो भाई पजल किंग माना जाता था, कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे मेरे पास आते थे, पजल नहीं बन रहा है भाई, सॉल्व कर दो। अब मैं यहां पजल सॉल्व नहीं कर रहा, ये तो सही बात नहीं है। अब उसी में लगे हुए अपना 15 मिनट 20 मिनट एक पजल में खत्म कर दिए, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोई टॉपिक अगर टफ आ गया है तो उसको छोड़िए ना, आगे बढ़िए ना। वो तो आपको ट्रैप करने के लिए ही किया जा रहा है कि आप में से मैक्सिमम बच्चे तो इसी स्टेज पे बाहर होते हैं। क्यों? जो ट्रैप हो जाता है वो बाहर हो जाता है, और जो स्मार्ट है उसको पता है कि ये टफ है तो आगे बढ़ो, आगे जो इजी होगा उसको पहले करेंगे। पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, या मशीन इनपुट आउटपुट है रीजनिंग में, ये सब टाइम टेकिंग टॉपिक होते हैं, तो इनको छोड़िए ना। इसके अलावा जो जो टॉपिक है उसको पहले निपटाइए, और उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तब आप इनमें से आइए। 2 पजल और 2 सिटिंग अगर होगा तो उसमें से एक पजल एक सिटिंग ईजी वाला होगा, और ईजी वाले को फिर ट्राई कर लेंगे बाद में। कम से कम सिटिंग अरेंजमेंट तो एक ट्राई कर ही लेंगे ना बाद में। लेकिन पहले जो है हम अपना ब्लड रिलेशन वाला सॉल्व कर लेंगे, पहले डायरेक्शन डिस्टेंस सॉल्व कर लेंगे, पहले इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेंगे, पहले हम स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे, इन सबको हम लोग पहले देखेंगे, है ना। वैसे ही आपके जो मैथ्स का सेक्शन है उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले स्पीड मैथ्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, डीआई स्कोरिंग टॉपिक होता है, डीआई को सॉल्व करेंगे। डीआई को सॉल्व करते समय क्या ध्यान में रखेंगे, चाहे किसी भी फॉर्मेट में दिया हो, कोई भी डीआई हो, उसको हम पहले टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। हर चीज का डेटा एक बार लिख लेंगे। पहले क्वेश्चन में भले ही टाइम लग जाएगा, लेकिन जब डेटा लिखा हुआ होगा ना तो बाकी सब सेकंड्स में आप लोग बनाओगे। मैं एनालाइज करता हूं आप लोग का स्कोर, खासकर टॉपर्स लोगों का। पहला जो डीआई का क्वेश्चन होता है उसमें उनका 3-3 4-4 मिनट जाता है, और बाकी का 8 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड ऐसे सॉल्व करते हैं। यही होता है, ऐसे ही करना होता है ना। तो पहले वैसे ही करोगे आप, उसके बाद टाइम मिला तब जाके जो आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है उस पर आप टाइम दे दो। इंग्लिश में वैसे ही आपका जो अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आप पढ़ सकते हैं उसको। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन देखने में बड़ा लगता है कि टाइम टेकिंग है, पर ऐसा नहीं है। आप क्या करिए, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में पहले क्वेश्चंस देख लीजिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो 6-7 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या पूछे गए हैं। उसको देखने के बाद तब जाके आप पैसेज पढ़ना शुरू करिए, ताकि आपको स्ट्राइक होता रहे कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था और वो किस जगह पे लिखा हुआ है। तो छोटे छोटे से बदलाव हैं, इसको अगर आप करेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा फ्री के मार्क्स गेन कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को एकदम रिलैक्स रखो, एकदम चिल्ड रखो। अभी जाओ एकदम लाउड म्यूजिक पे गाना सुनिए, आपकी लोकल लैंग्वेज का जो सॉन्ग है जो लाइफ टाइम नहीं सुनते वो भी सुन लो, जिसमें मजा आता है वो कर लो अभी, ठीक है। आराम से 6 घंटे 7 घंटे की नींद लो। इतने सारे ग्रुप्स है ना व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, बात करो अपने दोस्तों से, बच्चों से बात करो। हाँ भाई हालत खराब हो रही है यार, दिमाग खराब हो रहा है, एक दूसरे से बात करिए, ठीक है। अपने अंदर उसको दबा के मत रखिए, सबसे बात करिए। सबकी अभी वही हालत होगी, सब बच्चे पैनिक है, पर पैनिक होने की जरूरत है नहीं यार। प्रीलिम्स लेवल है यार, महारथी हो आप लोग यार, मेंस में फोड़ दे रहे हो। प्रीलिम्स को लेकर इतना डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आराम से रिलैक्स रहिए, एग्जाम में जाइए, जो आपका लेवल है उससे आप ये समझ लो ना, जो आप मॉक में दे रहे थे ना उससे ईजी होगा पेपर,
ठीक है, इतना तो ध्यान रखो आप। यहाँ पर अगर 50 कर पा रहे थे उससे ज़्यादा कर पाओगे, और अगर गलती से लगे कि नहीं कर पा रहे हैं तो पेपर टफ है भाई, सबके लिए टफ है। अब उसको लेकर पैनिक नहीं होने लग जाना है कि हम लगे एकदम निगेटिव लगाने, नहीं, टफ है तो है, होगा तो कट ऑफ गिरेगा, सीधी सिंपल सी बात है। वैसे भी कितना कट ऑफ चला जाता है AFO का, कुछ नहीं। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है। कोई दिक्कत हो मेरे से बात करनी हो, मैंने कल का बहुत सारे बच्चों को स्लॉट भी दिया है, टाइम भी दिया है बात करने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर एग्जाम से पहले बात करेंगे, सबको मैंने कोई ना कोई टाइम दिया हुआ है, उस टाइम पे आप लोग कॉल कर लेना। अभी तो थोड़ा मैं कहीं निकलूंगा, पर अभी भी अगर आप कॉल करना चाहो, मेरा नंबर है 9958393505, ठीक है, इस पे कॉल कर देना। अगर वो रहेगा मेरे पास ही, अभी अगर बात नहीं हो पाए तो एक मैसेज बस डाल देना, SMS कर देना कि रिगार्डिंग AFO एग्जाम, मैं कॉल बैक खुद कर लूंगा, ठीक है। पर पैनिक मत होना, अगर जेन्युइन होना तभी कॉल करना। बाकी इस वीडियो को देख के आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे से बात करना एकदम जरूरी है, मेरे जो बेस्ट विशेज है, ब्लेसिंग्स है, वो आपके साथ हमेशा है, ठीक है। अगर कोई जेन्युइन रीजन हो, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सिचुएशन हो, गड़बड़ हो रहा हो, तभी कॉल करना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो भी चीज़ें लेकर सेंटर पे जाना है उसकी तैयारी कर लीजिए। जो फोटोज़ मांगे गए होंगे आपसे, ID कार्ड मांगा गया होगा, एडमिट कार्ड मांगा गया होगा, इन सब चीज़ों को पहले से निकाल कर रख लीजिए कि वहाँ पर ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट हो कि पता चले कि ID कार्ड तो हमें पता ही नहीं था कि लाना है। ओरिजिनल ले जाओ, जेरोक्स कॉपी अगर मांगा गया है तो ले जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। और फोटोज़ रख लीजिए 1-2 अपने पास, इसके अलावा एडमिट कार्ड को निकाल कर रख लीजिए। तो ये सब चीज़। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड सबमिट नहीं होगा, उस एडमिट कार्ड को ध्यान से अपने पास लेकर आइएगा, क्योंकि मेंस में उस एडमिट कार्ड को लेकर जाना है, उसको फेंकना नहीं है। एडमिट कार्ड को अच्छे से संरक्षित करके अपने घर में डाल दीजिएगा, ठीक है। एक उसको म्यूजियम में डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, एडमिट कार्ड को गुम नहीं करना है, उसको लेकर मेंस में जाना है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, प्रीलिम्स हुआ भूल गए एडमिट कार्ड कहाँ गया। वो एडमिट कार्ड वहाँ पे जाओगे ना, टेस्ट होगा, वही एडमिट कार्ड फिर मेंस में लेकर जाना है, आगे बहुत उसकी ज़रूरत पड़ेगी। इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। और अच्छा लगा आप लोगों को मैं अभी आया गाइड करने के लिए। बाकी कोई दिक्कत हो, ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ यहाँ पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। कुछ बातचीत करना हो आइए, और मॉक टेस्ट देना हो मॉक टेस्ट दे दीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से एग्जाम के बाद। कट ऑफ अभी बिल्कुल मत सोचो, सेफ स्कोर अभी कुछ मत सोचो, आराम से एग्जाम दे के आओ। अभी आगे 15-20 दिन यही कट ऑफ का खेल चलने वाला है, वो सब हम लोग खूब खेलेंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। अभी एकदम एग्जाम दीजिए, जितनी मेहनत की है आपने, बस एक और मॉक जाके कल दे दो, ठीक है। लास्ट मॉक प्रीलिम्स का देकर ख़त्म करो। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, AFO के जर्नी में ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा जो एग्ज़ाम देने कल जा रहे हैं। मिलते हैं फिर।